हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 33। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 33। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो हिंदी यूजी नेट जेआरएफ वालों के लिए क्लास है और इसमें डेली हम लोग 25 प्रश्न को सॉल्व करते हैं और वो 25 प्रश्न क्या रहते हैं PYQ के। हम लोग जो इसमें सॉल्व कर रहे हैं वो जुलाई 2018 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मैंने क्लास 32 में जुलाई के पेपर को सॉल्व किया है 25 प्रश्नों को। आज हम लोग जुलाई के 25 और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्लास है पूरे व्याख्या के साथ है, इसीलिए मैं 25-25 प्रश्न करके इस क्लास को करा रहा हूँ। ठीक, तो आप इसको देखिएगा। देखिए 25 प्रश्न को मैंने क्लास 32 में कराया था। आज हम लोग क्लास 33 कर रहे हैं जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 26 हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसको लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्टि पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। मतलब किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। ए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। बी, नीलम देश की राजकन्या। सी, बाहुबली। और डी, दृष्टिदोष। तो 26 का कौन सा इसमें से विकल्प सही है? तो देखो, किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। 26 का विकल्प ए सही है। देखिए जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी का विषय वस्तु बनाया गया है। ग्रामोफोन की रिकॉर्ड किसकी कहानी है? तो वो है जैनेन्द्र की कहानी है। ठीक, जैनेन्द्र की अन्य प्रमुख कहानियों को देख लेते कौन कौन सी है। नीलम देश की राजकन्या इनकी है, बाहुबली है, दृष्टिकोण है, पाजेब है, फांसी है, वातायन है, पत्नी है, कैदी है, जानवी, मास्टर जी इत्यादि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। किसकी? जैनेन्द्र की। प्रश्न संख्या 27 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? ए, नूतन ब्रह्मचारी। बी, परीक्षा गुरु। सी, आदर्श दंपति। और डी, प्रणयिनी परिणय। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो किसमें है? तो वह है परीक्षा गुरु में। विकल्प भी सही है, परीक्षा गुरु में दिखाया गया है। देखो, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। कब लिखी गई थी? 1882 में। उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है। जबकि नूतन ब्रह्मचारी में बालकृष्ण भट्ट का है। मतलब जो नूतन ब्रह्मचारी वो किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। आदर्श दंपति किसका है? लज्जाराम मेहता का है। और प्रणयिनी परिणय ये किसका है? ये किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता और प्रणयिनी परिणय किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न संख्या 28 लिखा है कि पंडित जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ए, कल्याणी परिणय। यहाँ पे टाइपिंग इधर उधर गया। बी, राजश्री। सी, स्कंदगुप्त। और डी, अजातशत्रु। पंडित जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? तो वो किस नाटक का पात्र है? तो वह है स्कंदगुप्त। विकल्प सी सही है। स्कंदगुप्त अगर नाटक की बात करें तो स्कंदगुप्त नाटक में मतलब कि ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष क्या है? वो है 1928। 1928 इसका प्रकाशन वर्ष है। और स्कंदगुप्त के जो प्रमुख पात्र हैं वो है पृथुसेन है, भट्टार्क है, वधु वर्मा है, महादंड नायक है, पुरगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ये स्कंदगुप्त के मतलब कि प्रमुख पात्र हैं। तो पंडित भी इसी के मुख्य एक पात्र हैं। आंसर सी है। पंडित जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त कब? 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे नाटक, यहाँ पे प्रमुख पात्र दिए गए हैं।
तो देखो नाटक में कौन सा कल्याणी परेड है, ये कल्याणी परेड है, दोनों एक ही में है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। तो कल्याणी परेड में कौन सा प्रमुख पात्र है, तो वो है कल्याणी है, चंद्रगुप्त है और सेल्यूकस है। राजश्री में कौन है, हर्ष है, चीनी यात्री हैंसांग, ये दो पात्र हैं राजश्री में। स्कंदगुप्त में पृथुसेन है, पटारक है, वधुवर्मा में है, महादंड नायक है, पूर्वगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ठीक, ये स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। और अजातशत्रु नाटक के कौन से पात्र, मगध है, कौशल और कौशाम्बी के 3 परिवार अजातशत्रु, ये अजातशत्रु के प्रमुख पात्र हैं। अजातशत्रु जो नाटक है उसके प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न संख्या 29, लिखा कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी नेमी चंद्र जैन और डी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वह है नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प 20 से 29 का। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक आलोचना ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से उसको देख लेते हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ यहाँ पे है कि आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न, ये नंद दुलारे वाजपेयी के प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। 5 है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। लिखा है प्रश्न संख्या 30 में कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। ए लहना सिंह, बी पंडित बुद्धिराम, सी अमीना और डी सुनंदा। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं, तो कौन है। तो देखो लहना सिंह की अगर बात करें तो लहना सिंह किस में था, लहना सिंह था उसने कहा था, तो उसने कहा था, तो उसने कहा था किसकी कहानी है, तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। लहना सिंह उसी में था ना कि तेरी कुड़ में ये हो गई, जो लहना सिंह और मतलब कि क्या नाम रहता है जो नायिका है, तो मतलब कि दोनों की मुलाकात होती है एक दुकान पे, तो पूछता है लहना सिंह कि तेरी कुड़ में ये हो गई, तो वो धत करके भाग जाती है इसी कहानी में। उसने कहा था, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके बाद है पंडित बुद्धिराम। पंडित बुद्धिराम ये किस कहानी के पात्र हैं, तो वह है बूढ़ी काकी के। बूढ़ी काकी किसकी है, तो वह प्रेमचंद की। एक तो ये मिल गया। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी के किसके, बूढ़ी काकी के बीच में डिनोट कर रहा हूँ कि बूढ़ी काकी, और इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद है। ठीक, अमीना, अमीना अमीना किस कहानी के पात्र है, तो अमीना है ईदगाह की। अमीना जो है ईदगाह की है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक भी प्रेमचंद है। तो बी और सी। सुनंदा की अगर बात करें तो सुनंदा किस कहानी के पात्र है, तो सुनंदा है पत्नी की। सुनंदा पत्नी कहानी के पात्र है, जिसके मतलब कि जो कहानीकारक है वो है जैनेन्द्र। तो बी और सी ये सही है। तो बी और सी किस में है, तो विकल्प बी में है। बी और सी जो है पंडित बुद्धिराम और अमीना, ये दोनों प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो 30 का विकल्प बी सही है। देखो यहाँ पे लिखा है एक पंडित बुद्धिराम तथा अमीना प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी, किसका है, प्रेमचंद का है। अमीना ईदगाह, ये प्रेमचंद का है। ठीक, लहना सिंह उसने कहा था, किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। और सुनंदा पत्नी कहानी के पात्र है, किसका है, जैनेन्द्र का है। प्रश्न संख्या 31, लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। इनमें से कौन प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। ए कृष्णचंद, बी सोफिया, सी हरिप्रश्न और डी गजाधर। तो पहले देख लेते हैं कौन सा पात्र किस उपन्यास का है, उसके बाद फिर पता चलेगा कि उस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तभी ना पता चलेगा। तो कृष्णचंद की अगर बात करें तो ये किस उपन्यास के पात्र है, तो कृष्णचंद है सेवा सदन उपन्यास का पात्र। और सेवा सदन के लेखक कौन है, तो वह है मुंशी प्रेमचंद जी। सोफिया, सोफिया किस उपन्यास का पात्र है, तो वह है
रंगभूमि। सोफिया जो वो रंगभूमि उपन्यास की पात्रा है। और इसके भी लेखक कौन है? वो है प्रेमचंद जी हैं। हरिप्रश्न की अगर बात करें तो ये सुनीता, हरिप्रश्न जो है वो सुनीता उपन्यास की पात्र है। और इसके लेखक कौन है? तो वो है जैनेन्द्र हैं। और गजाधर की अगर बात करते हैं सेवा सदन, गजाधर जो वो सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। और इसके उपन्यासकार कौन है? इसके भी हैं प्रेमचंद। तो कृष्णचंद, हरिप्रश्न और गजाधर ये तीन जो पात्र हैं वो प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। तो ए बी डी किसमें है? ए बी डी तो वो है विकल्प सी में। 31 का विकल्प जो है सी सही है। 31 का विकल्प सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि कृष्णचंद, सोफिया तथा उपन्यास के पात्र गजाधर तीनों प्रेमचंद के हैं। कृष्णचंद सेवा सदन प्रेमचंद का है, सोफिया रंगभूमि प्रेमचंद का है, हरिप्रश्न सुनीता ये जैनेन्द्र का है, लेकिन गजाधर सेवा सदन का है। और सेवा सदन गजाधर पात्र जो वो सेवा सदन में है। और इसके उपन्यासकार कौन है? वो है प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इनमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध संग्रह है? ए आलोक पर्व, बी माटी हो गई सोना, सी विचार और वितर्क, डी कुछ उथले कुछ गहरे। तो निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो देखो, आलोक पर्व ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। माटी हो गया सोना ये किसका है? तो माटी हो गया सोना किसका है? तो वो है कन्हैयालाल मिश्र का है। कन्हैयालाल मिश्र का है। विचार और वितर्क ये किसका है? तो विचार और वितर्क किसका है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुछ उथले कुछ गहरे ये किसका है? तो इंद्रनाथ का है। ये इंद्रनाथ का है। ठीक, तो आलोक पर्व और विचार और वितर्क ये दोनों जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ए और सी किस में है? तो विकल्प ए में है। तो 32 का विकल्प ए सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी कि आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इनके अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, साहित्य सहचर, मध्यकालीन धर्म साधना। जबकि माटी हो गई सोना निबंध जो है वो कन्हैयालाल मिश्र का है तथा कुछ उतरे कुछ गहरे निबंध जो है वो इंद्रनाथ मदान का है। ठीक, प्रश्न संख्या 33 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? ए डिटेक्टर, बी संग्राम, सी खड़ी बड़ी खिलाड़ी और डी प्रेम की वेदी। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? तीन में से कौन सा नाटक जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित है? तो संग्राम और प्रेम की वेदी ये दोनों नाटक जो है वो प्रेमचंद के द्वारा रचित हैं। तो बी और डी विकल्प जो है सही है। तो 33 का विकल्प ही सही, बी और डी इसी में है। देखिए, संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद है। इनके अन्य नाटक करवाला भी है, जबकि डिटेक्टर तथा नए खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने नहीं किया। प्रश्न संख्या 34 लिखा है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ए शरत चंद्र, बी बंकिम चंद्र, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी विभूति विभूषण बंदोपाध्याय। आवारा मसीहा जो किसके जीवन पर आधारित है? तो वह शरत चंद्र के। विकल्प ए सही है। 34 का देखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन वृत्तांत का वर्णन है। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। और इसमें किसके जीवन का वृत्तांत है? तो वह शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन वृत्तांत का वर्णन है। प्रश्न संख्या 35 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? इनमें से कौन सी रचनाएं जो वो दलित आत्मकथाएं हैं? ए अपने अपने पिंजरे, बी मुड़ मुड़ कर देखता हूँ,
सी मेरी पत्नी और भेड़िया, डी गर्दिश के दिन। आत्मकथाएं हैं। तो दलित आत्मकथा इसमें से कौन कौन सी है? तो देखो, अपने अपने पिंजरे, एक तो अपने अपने पिंजरे और दूसरा है मेरी पत्नी और भेड़िया। ए और सी, ए और सी किस में है? तो विकल्प बी में है, तो 35 का विकल्प बी सही है। अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये जो रचनाएं हैं वो दलित आत्मकथाएं हैं। देखिए, अपने अपने पिंजरे अगर बात करें तो ये मोहनदास नेमिसराय का है, एवं मेरी पत्नी और भेड़िया ये डॉक्टर धर्मवीर का है। दोनों दलित आत्मकथाएं हैं। जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन ये कमलेश्वर, दोनों आत्मकथाएं तो हैं पर दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। प्रश्न संख्या 26 लिखा कि आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम है? ए अनुमतिवाद, बी भोगवाद, सी अभिव्यक्तिवाद और डी आरोपवाद। तो आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम क्या है? तो वो नाम है अनुमितिवाद। विकल्प ए से 36 का। देखिए, आचार्य भरत मुनि रससूत्र की व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। भट्टलोलट के सिद्धांत कौन सा है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकु का है अनुमितिवाद या अनुमानवाद। भट्टनायक का है भुक्तिवाद या भोगवाद। और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 37 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो आई.ए. रिचर्ड के द्वारा लिखित नहीं है? ए प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी नोट्स टुवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, सी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और डी कॉलरिज ऑन इमेजिनेशंस। तो 37 का विकल्प कौन सा सही है? कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? तो वो विकल्प बी सही है। नोट्स टुवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, ये पुस्तक जो वो आई रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि किसकी है? टी.एस. एलियट की है। टी.एस. एलियट की ये पुस्तक है। देखिए, नोट्स टुवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर पुस्तक आई रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि टी.एस. एलियट की पुस्तक है। जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तथा कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन नामक पुस्तक रिचर्ड की है। प्रश्न संख्या 38 इनमें से निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? पूछा है कि इनमें से किन लेखकों का संबंध जो है वो यथार्थवाद से है? ए मादम बावेरी, बी जॉन लॉक, सी सैमुअल पी हंटिंगटन और डी क्लॉड लेवी स्ट्रास। इनमें से किन लेखकों का संबंध जो है वो यथार्थवाद से है? तो किसका संबंध यथार्थवाद से है? तो देखो, मादाम बावेरी इसका और जॉन लॉक, इन दोनों का जो संबंध है वो यथार्थवाद से है। तो ए का विकल्प 38 का विकल्प ए सही है, ए और बी। मादाम बावेरी तथा जॉन लॉक लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है, जबकि सैमुअल पी हंटिंग उत्तर आधुनिकता तथा क्लॉड लेवी स्ट्रास का संबंध जो है वो उत्तर संरचनावाद से है। प्रश्न संख्या 39 लिखा कि साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? ए साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, बी साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, सी साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है और डी साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। तो साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है?
तो कौन सा कथन सही है? तो देखो इसका विकल्प जो बी और सी ये दोनों सही है। तो बी और सी किस में है? तो ऑप्शन सी में है। 39 का ऑप्शन सी सही है। देखो साधारण, देखिए आंसर सी जो है वो साधारणीकरण के विषय में सही कथन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बनवत धर्म का होता है और भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, शेष अन्य त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 40 लिखा है कि नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू की बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है? ए इनमें अलंकार ध्वनि है, बी यह रस ध्वनि का उदाहरण है, सी इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है और डी ये लक्षण लक्षणा पर आधारित है। तो 40 का कौन से विकल्प जो है इसमें से सही है? तो देखो अगर बात करें कि नीलोत्पल के बीच समय मोती से आंसू की बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है? तो पहले तो ए सही है, इनमें अलंकार ध्वनि, ये बात सही है। उसके बाद सी सही है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, ये भी बात सही है। और डी है कि ये लक्षणा पर आधारित, ये भी बात सही है। तो इन ऑप्शनों में देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न ये है, जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है और ऑप्शन यही दिया था। तो इन ऑप्शन में ए बी सी नहीं दिया है, तो इसीलिए यूजीसी ने इसको गलत माना है, इस प्रश्न को ही गलत माना है। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो मतलब कि स्टूडेंट लगाएंगे क्या? तो इसीलिए मतलब इसको इस प्रश्न को ही गलत मान लिया है यूजीसी ने। आगे लिखा है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर कुछ नहीं है ना, जब विकल्प दिया ही नहीं रहेगा सही तो आंसर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू की बूंद उक्त काव्यांश के लिए सही कथन कौन सा है? देखते हैं। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, ये बात सही है, तथा यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है, ये भी बात सही है। इसमें अलंकार ध्वनि है, ये भी बात सही है, तीनों तो सही है। जबकि यह रस ध्वनि का उदाहरण है, गलत कथन है। जबकि यह रस ध्वनि का उदाहरण है, गलत कथन है। तो यहाँ पे क्या है? देखो लिखा है ना कि यह रस ध्वनि का उदाहरण है, ये गलत कथन है। तो बी गलत है, तो ए सी डी है, तो ए सी डी नहीं दिया है ऑप्शन में। तो इसलिए यूजीसी ने इस प्रश्न को क्या माना है? एफ माना या फॉल्स माना है। प्रश्न संख्या 41 रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कौन सा सही है, डी है। कैसे? चंदायन, उसके बाद मृगावती, उसके बाद चंद्रावली, उसके बाद होगा अनुराग बासुरी। चंदायन की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन है 1379 है। आगे लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आगे लिखा है उसको देखते हैं आंसर में। चंदायन है 1379, मृगावती है 1501, चित्रावली है 1613 और अनुराग बासुरी 1764। देखो आंसर डी है कि रचनाकाल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है। चंदायन 1379 ईस्वी किसका है? मुल्ला दाऊद का है। मृगावती 1501 ईस्वी किसका है? कुतुबन का है। चित्रावली 1613 ईस्वी किसका है? उस्मान का है। और अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद का है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। प्रश्न संख्या 42 जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा विकल्प बी से, पहले गुरु नानक, उसके बाद दादू, उसके बाद मतलब दादू दयाल है, उसके बाद मलुकदास है। दादू दयाल के बाद कौन है? मलुकदास है। मलुकदास उसके बाद है सुंदरदास। तो 42 का विकल्प ए सही है। आगे लिखा है देखो गुरु नानक 1669 ईस्वी। देखिए मैंने आगे लिखा है तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे बताऊँगा फिर इसको बताऊँगा तो थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी, मलुकदास 1574 ईस्वी और सुंदरदास 1596 ईस्वी। ठीक। प्रश्न संख्या 43 लिखा कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम कौन सा है?
तो सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा विकल्प बी सही है। पहले भूषण आएंगे 1613 ईस्वी, जसवंत सिंह 1626 ईस्वी, देव 1675 ईस्वी, उसका सूरत मिश्र 1709 ईस्वी। तो 43 का विकल्प बी सही है। देखो भूषण 1613 ईस्वी, जसवंत सिंह 1626, देव 1675 और सूरत मिश्र 1709। आप लोग आंसर बी है, मतलब आंसर आप लोग देखते चले, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे सही बता रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज हो तो यहाँ पे आंसर लिखा रहता है, आप लोग देखते रहिएगा। प्रश्न संख्या 44 लिखा है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा विकल्प ए सही है। श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865। श्रीधर पाठक क्या 1859 है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 है और राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। तो 44 का विकल्प ए सही है। देखिए आंसर ए है श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 ईस्वी और राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। प्रश्न संख्या 45 लिखा है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा पहले विकल्प बी यशोधरा 1932, कमायनी 1935, कनुप्रिया 1959 और उर्वशी 1961। यशोधरा 1932, कमायनी 1935, कनुप्रिया 1959 और उर्वशी 1961। आंसर भी है यहीं पे यशोधरा 1932। यशोधरा किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। कमायनी 1935 किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी किसका है? धर्मवीर भारती का है। और उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 46 प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो वो होगा विकल्प डी निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954 और जाल समेटा 1959 ईस्वी। तो 46 का विकल्प डी सही है। देखो प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954 ईस्वी और जाल समेटा 1959 ईस्वी। प्रश्न संख्या 47 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा विकल्प सी प्रलय की छाया 1925, मधुबाला 1936, अषाढ्य बीड़ा 1961 और पटकथा 1972। तो 47 का विकल्प क्या है? सी सही है। आगे लिखा है आंसर सी है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई कविताओं का सही अनुक्रम प्रलय की छाया 1925 किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। मधुबाला 1936 हरिवंश राय बच्चन, अषाढ्य बीड़ा 1961 ईस्वी आज्ञा की है और पटकथा 1972 ईस्वी सुदामा पांडे धूमिल की है। प्रश्न संख्या 48 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो विकल्प ए सही है। दिव्या दिव्या की बात करें तो 1945, जहाज का पंछी 1954, अमृत और विष 1966 और पहला पड़ाव 1987। आगे इनके मतलब कि लेखक के नाम भी दिए गए हैं। दिव्या मतलब कि यशपाल का है, जहाज के पंछी इलाचंद जोशी का है। यहाँ पे लिखा है ना कि दिव्या 1945 किसका? यशपाल का है। जहाज के पंछी 1954
इलाचंद जोशी का है। अमृत और विष 1966, अमृत लाल नागर का है। और पहला पड़ाव 1987 श्रीलाल शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 49, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, तो विकल्प डी सही होगा। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, उसने कहा था। बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, हमारे सिलेबस में लगी हुई भी है। ठीक, आप लोग खुद से पढ़िएगा, बहुत ही एक नंबर की ये कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वसिया, ये सब हमारे सिलेबस में लगी हुई कहानियाँ है, सब के सब हैं। परिंदे। ठीक, अगर आप लोगों ने मतलब कि नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे मैंने इन सब कहानियों को कराया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जो हमारे सिलेबस में लगभग में सारी कहानियों को मैंने करा दिया, 3-4 कहानी बाकी है, उसको मैं जल्दी करा दूंगा। इसी चैनल पर मैंने कराया है, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। राजा निर्वसी और परिंदे। एक टोकरी भर मिट्टी 1901, उसने कहा था 1915, राजा निर्वसी 1957 और परिंदे 1960। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधवराव सप्रे की है, उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। राजा निर्वसिया 1957 कमलेश्वर की है। और परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की है। प्रश्न संख्या 50, लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो वो होगा विकल्प सी से है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। तो 50 का विकल्प सी सही है। देखिए आंसर सी है कि निबंध संग्रह का सही अनुक्रम श्रृंखला और कड़ियाँ 1942 ईस्वी किसका है, महादेवी वर्मा का है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी रामविलास शर्मा का है। और कला का जोखिम 1981 ईस्वी किसका, निर्मल वर्मा का है। ये थे आज के प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे आपको प्रश्न और लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।